तो ये रहा आपका टॉपिक वही वाला वापस से। अब जो डिस्कनेक्ट होता वो जाने। नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें क्या क्या हम लोग पढ़े थे एक बार शॉर्ट में इसको रिकैप कर दे रहे हैं। टॉपिक पैक्ट बिटवीन नेशन से न्यू मिडिल क्लास तक हुआ था, जिसमें हम बताया था पैक्ट ऑफ नेशंस में वो फ्रेडरिक सॉर्गिया का प्रिंट का एक्सप्लेनेशन, उसके फीचर्स, फिर नेशन से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स, नेशंस, नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट, मल्टी डायनेस्टिक स्टेट, फिर इससे रिलेटेड ग्लॉसरी, उसमें एब्सोल्यूटिज्म आया था, प्लेबिसाइट आया था, वो सब देख लीजिएगा। फिर लेसन 1 में फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज का आइडिया, सिविल कोड नेपोलियन का जिसमें 3 मेजर लॉ था। सबका हो रहा है जी, डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन करो। हाँ, डिस्कनेक्ट होके ज्वाइन करो, डायरेक्ट नॉक मत कर दिया करो, डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। सबका होगा तो बोलेगा, एक दो पर वापस से ज्वाइन कीजिए, आ जाएगा वीडियो। फिर डाउनफॉल ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन का डाउनफॉल का काउज। फिर लेसन 2 में हम एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्री में अंतर बताया 6-7, और न्यू मिडिल क्लास क्या थे और ये कैसे राइज किए ये बताया। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हम लोगों ने क्या कहानी देखा कि ये न्यू मिडिल क्लास जो एरिस्टोक्रेसी और पीजेंट्री के बीच में से आए, ये न्यू मिडिल क्लास ने क्या किया, नए आइडियाज देना शुरू किया जो सोसाइटी में चेंजेस लेके आ गया। ऐसे ये जो टॉपिक चल रहा था ना, हम ये भी बताए थे कि ये सारा जो टॉपिक हम लोग पढ़े लेसन 2 का, ये रिवॉल्यूशन से पहले का है। 1789 के पीछे जो रिवॉल्यूशन हुआ था ना, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो यहाँ पे ये जो न्यू मिडिल क्लास है, ये आइडिया दिया लिबरलिज्म का। तो ये जो लिबरलिज्म आइडिया है, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिबरलिज्म जो है, ये एक लैटिन वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री। इस तरह से लिबरलिज्म का मतलब हो गया फ्रीडम। तो फ्रीडम को यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया, बट फ्रीडम को हम लोग 3 पार्ट में यहाँ पे सेक्शनलाइज करते हैं। सबसे पहला पार्ट है पॉलिटिक्स, पहला पार्ट हो जाएगा न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म को कैसे समझता था, दूसरा पॉलिटिक्स में लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था, और तीसरा इकोनॉमी में लिबरलिज्म का क्या मतलब था। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आवाज पे ध्यान दो, समझ में आ जाएगा। बोर्ड पे पूरा टॉपिक ही लिखा हुआ है, इसलिए आपको बस इस एक्सप्लेनेशन को समझने का प्रयास करना है। पहले हम देखते हैं मिडिल क्लास के लिए। मिडिल क्लास के लिए 2 मतलब था, पहला था फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल और दूसरा इक्वलिटी ऑफ ऑल। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कहता था कि सबको स्वतंत्र कर दो, जबकि यूरोपियन सोसाइटी में दिख रहा था कि एरिस्टोक्रेट्स रूलर थे, पीजेंट्री उसके अंदर में रहते थे, कुछ तो गुलाम बना के भी रखता था, बॉन्डेड लेबर बना के रखता था। तो फ्रीडम सबके लिए मांगते थे मिडिल क्लास वाले। दूसरा मांग रहे थे इक्वलिटी ऑफ ऑल, सब लोग बराबर है कानून के सामने। जैसे एग्जांपल फॉर एक स्लेव, एक लोअर स्टैंड का टीनेज और एक चर्च का मेंबर और एक राजा, सब लोग इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह का 2 डिमांड मांग किए थे मिडिल क्लास ने, जिसको लिबरलिज्म कहा गया, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड दूसरा इक्वलिटी ऑफ ऑल। फिर जब हम दूसरा फील्ड में इसका जाते हैं, तो दूसरा फील्ड है उसमें पॉलिटिक्स में चलते हैं। तो पॉलिटिक्स में 2 ही चीज यहां भी थी। पहला, एक पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट हो, एक ऐसा गवर्नमेंट जो पार्लियामेंटरी सिस्टम को फॉलो करे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे, और दूसरा था एक गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, मतलब एक ऐसी सरकार हो जो सबकी सहमति से बने। तो ये पॉलिटिक्स में इसका मीनिंग निकल रहा था। और इकोनॉमी में काफी इंटरेस्टिंग है। इकोनॉमी में भी 2 ही था, पहला था फ्रीडम ऑफ मार्केट और दूसरा था एबोलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ओवर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब मार्केट में जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको खत्म करना, और दूसरा मार्केट में जो प्रॉब्लम है उससे फ्री कर देना। तो पहला जो एक कॉन्सेप्ट था लिबरलिज्म का मार्केट में, वो था फ्रीडम ऑफ मार्केट। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट किस बात से, फ्रीडम ऑफ मार्केट मतलब मार्केट में उस समय गिल्ड का कंट्रोल था। वो गिल्ड सारा चीज व्यापार को कंट्रोल करके रखे हुए थे, प्राइस को, कंपटीशन को, न्यू व्यापारी को, सब कुछ को। तो व्यापारियों को लगता था हमको गिल्ड से फ्री कर दो। दूसरा रिस्ट्रिक्शन, तो यूरोपियन मार्केट में 3 तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। पहला था टैरिफ बैरियर का, टोटल 11 टैरिफ बैरियर था, हर टैरिफ बैरियर पे 5% टैक्स। दूसरा करेंसी का, टोटल 30 करेंसी चला करती थी। और तीसरा प्रॉब्लम था मेजरमेंट का। हर शहर में मेजरमेंट जो था वो डिफरेंट था। जैसे आप यहाँ पे मेजरमेंट बुक में देख सकते हो, कोई चीज हम बुक यूज कर लेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। ये रहा, देखिए ये टॉपिक यहाँ पे मेजरमेंट का दिया हुआ है कि अगर हम मेजरमेंट का एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल या एलए का, कपड़े की लंबाई नापने के लिए की जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक एलए बराबर फ्रैंकफर्ट शहर में 54 सेंटीमीटर, मेंज में 55, न्यूरेमबर्ग में 65 और फ्रीबर्ग में
53, तो मतलब ये मेजरमेंट यूनिट नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम था। तो ये तीन तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे मार्केट में, करेंसी का, टैरिफ बैरियर का और मेजरमेंट का। तो व्यापारी लोग चाहते थे कि लिबरलिज्म मतलब क्या हुआ, हमको भाई इस चीज से स्वतंत्र कर दो, मेरे लिए स्वतंत्रता यही है। मतलब यहाँ वर्ड है कि लिबरलिज्म को स्वतंत्रता बोल रहा है, तो लोग कैसे स्वतंत्रता का मतलब निकालते थे, मिडिल क्लास वाले अलग, पॉलिटिक्स वाले अलग, और मार्केट में रहने वाले लोग अलग निकालते थे। तो ये कॉन्सेप्ट काफी डेंजरस हुआ, और यूरोपियन सोसाइटी में जो ये स्ट्रक्चर था, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। और इस स्टेप में इसके बाद रिवॉल्यूशन हो गया। अब इससे रिलेटेड स्टेप्स लिया गया एक 1834 में, जिसको यहाँ पे कहा गया जोल्बरीन। जोल्बरीन क्या था, एक कस्टम यूनियन। कस्टम यूनियन का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कंट्री के अंदर, अपने राज्य के अंदर व्यापार को मेंटेन करेगा और सारा व्यापारी उसके थ्रू व्यापार करेगा। ऐसे इसको समझ लीजिए कस्टम यूनियन को, एक ऐसा ट्रेड यूनियन जो अपने अंडर के व्यापारी को मेंबर बना रहा हो और फिर मेंबर को व्यापार करने की आजादी दे रही हो, और सारा व्यापारी जो इसी के माध्यम से इनडायरेक्ट स्वतंत्र होकर व्यापार कर रहे हो। तो ऐसा कस्टम यूनियन बनाने का काम किया प्रशिया ने। तो प्रशिया में व्यापारियों को कुछ छूट मिल गया जोल्बरीन के माध्यम से। पहला छूट मिला, पूरे प्रशिया के अंदर करेंसी घट गई, 30 से सीधा करेंसी घट के 2 हो गया। पूरे प्रशिया के अंदर जो टैरिफ बैरियर वाला झंझट था वो भी हटा दिया गया। तो ये इतना अच्छा हुआ कि देखते देखते प्रशिया के साथ और भी सारे स्टेट ये करना शुरू कर दिए, और पूरे यूरोप में ये काफी तेजी से फैल गया। तो ये जोल्बरीन काफी अच्छा स्टेप था मार्केट को इंप्रूव करने का, व्यापार को बढ़ाने का। तो यहां तक तो कहानी जो थी, ये तो हम देख रहे थे रिवॉल्यूशन के पीछे का काउज का। अब यहां से फिर कहानी चेंज हो जा रहा है, फिर फ्रांस वाले कहानी पे हम वापस आएंगे, यहां से वो फिर रिलेट कर जाएगा ये फ्रांस वाला कहानी। कंजर्वेटिज्म पहले मतलब समझते हैं, टफ पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे टफ टॉपिक है, और आप ध्यान दो, ये कंजर्वेटिज्म समझ में आ जाएगा। कंजर्वेटिज्म मीन्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी that stressed या that established old institutions, traditions, custom, रीति रिवाज etc. मतलब ऐसा सोच जिसमें पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज, पुरानी संस्थाएं, सबको स्थापित करने की बात की जाती है। तो ऐसे सोच को कहा गया कंजर्वेटिज्म। मतलब सीधा सा पुराना जो चीज है उसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे कोचिंग स्कूल में ओल्ड एज के टीचर्स लोग होते हैं, वो भाई जो पुराना चल रहा था वैसे चलेगा, वही सबसे बढ़िया पढ़ाने का तरीका है, अपडेट नहीं करना है इसको, तो वो पुराना सोच है, दैट इज कंजर्वेटिज्म। तो पुरानी सोच को हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। तो जो पुराना सोच को मान रहा है उसको कंजर्वेटिव्स कहेंगे हम। जैसे कंजर्वेटिव्स किसको कहेंगे भाई, नोबेल्स को, किंग्स को, चर्च के मेंबर को, लैंडलॉर्ड्स को, एरिस्टोक्रेट्स को, सब कंजर्वेटिव्स है। ये नहीं चाहते कि सोसाइटी में बदले। लेकिन जब 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ तो कंजर्वेटिज्म का 2 सेक्शन बन गया। एक सेक्शन को कहा गया न्यू कंजर्वेटिज्म, एक को ओल्ड कंजर्वेटिज्म। न्यू कंजर्वेटिज्म का काम क्या था कि वो चाहते थे कि पुरानी व्यवस्थाओं के साथ साथ नई व्यवस्थाएं भी रहे, और ओल्ड कंजर्वेटिज्म का मानना था कि चेंज हो ही नहीं सोसाइटी में। तो ये कंजर्वेटिज्म वाला बिलीफ था। जो क्या था ये हम बता दिया, और इन्हीं कंजर्वेटिव्स ने कंबाइन होकर के नेपोलियन को एक युद्ध में हराया जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू, और ये 1815 में हुआ। देखो यहाँ पे नेपोलियन का डाउनफॉल दिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो नेपोलियन की कहानी यहाँ आ गया, और बीच में ये सब टॉपिक बैकअप में लेकर चल गया था। तो यहाँ पे 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया गया। 4 कंट्री ने युद्ध किया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रशिया, सब ने मिलकर इसको हराया बैटल ऑफ वाटरलू में, और वहां से नेपोलियन की शासन का अंत हो गया पूरे यूरोप में। हालांकि ये नेपोलियन पूरे लगभग अपने नेबर कंट्री पे सब पे अटैक करके शासन किया था, तो वो खत्म हो गया। अब इन लोगों ने क्या किया कि पूरे यूरोप को वापस से कंट्रोल करने के लिए एक मीटिंग्स लगाई वियना में, ऑस्ट्रिया का एक शहर वियना में, जिसको नाम दिया गया वियना कांग्रेस, जिसका लीडर था ड्यूक मेटरनिक। ये सारा कहानी जो हम आज बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरा टॉपिक लिख के ये पढ़ा नहीं रहे हैं, बट हम रिवाइज करवा रहे हैं। ये पूरा कहानी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका पढ़ा हुआ है। हम इसलिए बोर्ड पे मार्कर यूज नहीं कर रहे हैं ताकि आप जो है ना जल्दी से ये टॉपिक कवर हो जाए, पढ़ा हुआ है। और लास्ट में जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो जो टॉपिक में दिक्कत रहेगा वो बोल दीजिएगा, उससे क्या होगा उस पर अलग हम बात कर लेंगे। और ऑलरेडी हम जो पढ़ा रहे हैं उसका रिकॉर्डिंग भी करके आपको डाल दे रहे हैं यूट्यूब पे या ग्रुप में भी डाल दे रहे हैं, तो उससे क्या हो जाएगा कि आप जो चीज पे आपको ध्यान कम हो जाएगा उसको वहां वापस से रिमाइंड करके देख लीजिएगा। तो फिर आते हैं यहीं पे वियना में मीटिंग्स लगाया, कहा गया वियना कांग्रेस। और ये वियना कांग्रेस जो था, इस कांग्रेस का लीडर था ड्यूक मेटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और उस वियना कांग्रेस में एक संधि साइन हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। इस संधि की मेन रूप से 3 शर्तें थी।
पहला शर्त, फ्रांस में अब फिर से शासन होगा बॉर्बन डायनेस्टी का और लुईस 18 को बना दिया गया राजा। दूसरा शर्त, फ्रांस को चारों तरफ से घेर लिया गया। आपका नोट्स में होगा नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है। फ्रांस को चारों ओर से घेरा गया ताकि भविष्य में फ्रांस का रिवॉल्यूशन दूसरे कंट्री पे असर ना डाल सके। और तीसरा, पूरे यूरोप में लगा दिया गया सेंसरशिप ताकि यूरोप में रिवॉल्यूशन से रिलेटेड और राजा से रिलेटेड कोई चीज ना छपे अपोजिट में। तो ये 1815 में कंजर्वेटिज्म ने उन चीजों को वापस से लागू कर दिया जो 1789 से पहले यूरोप में हुआ करती थी, और पूरा यूरोप, पूरा फ्रांस कंजर्वेटिव के कंट्रोल में आ गया, रिवॉल्यूशन साइड हो गया। फिर जो रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे वो सबके सब अंडरग्राउंड हो गए, उन्हीं को यहाँ पे नाम दिया गया रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज मतलब एक ऐसा कमिटमेंट या एक ऐसा सोच जो इस कंजर्वेटिव सरकार का विरोध करते हो और नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हो। इनको ट्रेन करने के लिए सोसाइटी में हुआ करती थी सीक्रेट सोसाइटीज, जो इनको ट्रेन करता था, इनकी आइडिया को लोगों तक पहुंचाता था, इनको आर्म सप्लाई करता था। और इन्हीं सब रिवॉल्यूशनरीज में एक फेमस रिवॉल्यूशनरीज था जिसका नाम था मैजनी। और मैजनी से रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ बुक में भी देख सकते हो और आपको याद भी होगा। जैसे यहाँ देखो, ये वाला पैराग्राफ मैजनी को पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। मैजनी का भाई जन्म हुआ था जेनेवा में 1807 में। वो एक सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी का मेंबर बना। 24 साल की उम्र में उसे एक्साइल का सजा मिला क्योंकि उसने एक रिवॉल्यूशन को अटेम्प्ट किया था। रिवॉल्यूशन का नाम था द रिवॉल्यूशन ऑफ लिगुआरिया। उसके बाद वो जब दूसरा शहर गया तो वहां पे उसने 2 सीक्रेट सोसाइटी फाउंड की, यंग इटली मर्शलीज में, यंग यूरोप बर्न में, जिसके मेंबर हुआ करते थे मिडिल माइंडेड लोग, यूथ लोग, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली और जर्मन स्टेट्स के। मेजनी का मानना था कि ईश्वर ने नेशन सबके लिए बनाया है, इसलिए वो चाहता था कि इटली भी जो है ना वो छोटे छोटे किंगडम्स में है बट वो कंबाइन होकर एक राज्य बने, इसलिए इटली को यूनाइट वो करना चाहता था। अब इसी को लेकर के ये मेटरनिक इसके ऊपर कहा करता था कि मेजनी जो है द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब अभी जो हम वहां पे आपको टॉपिक बताया ट्रीटी ऑफ वियना वाले टॉपिक में कि कंजर्वेटिव्स पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहा था, मेजनी क्या कर रहा है, मेजनी के बारे में कह रहा है कि मेजनी ऐसा व्यक्ति है ना जो हमारे इस बनाई गई व्यवस्था को, हमारा जो भी व्यवस्था 1815 में बना है उसको ये तोड़ देगा। इसीलिए ड्यूक मेटरनिक का मानना था कि अगर हमारे सोसाइटी को कोई ब्रेक कर सकता है तो वो मेजनी है, इसलिए वो बहुत डेंजरस एनिमी, सोशल और हमारे सोशल ऑर्डर का सबसे डेंजरस एनिमी है। तो लेसन 2 में जब हम आ रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा इसको एज्यूम कर लेते हैं लेसन 2 को। एरिस्टोक्रेट्स पेजेंट्री में अंतर बता और इनके बीच में आया था मिडिल क्लास। फिर लिबरलिज्म को हमने 3 पार्ट में बताया, मिडिल क्लास के लिए अलग, पॉलिटिक्स के लिए अलग और इकोनॉमिकल फील्ड के लिए अलग। जब इकोनॉमिकल फील्ड में गया तो रिस्ट्रिक्शंस मिला 3 तरह का, करेंसी का, टैरिफ बैरियर का और मेजरमेंट का, जिसमें एलए का नाम आया। फिर जोल्बरीन बताया जिसने 2 स्टेप उठाया, करेंसी को घटा के 2 कर दिया 30 से और टैरिफ बैरियर को हटा दिया। फिर कंजर्वेटिज्म देखिए, ये एक सोच है जो पुरानी व्यवस्था को मान के बैठा हुआ है, बदलना नहीं चाह रहा है। ट्रीटी ऑफ वियना देखे कि नेपोलियन को हरा के इन लोगों ने वियना में मीटिंग्स लगाई और पूरा यूरोप को फिर से कंट्रोल कर लिया। फिर रिवॉल्यूशनरी जो थे वो अंडरग्राउंड होके काम करने लगे, जिसमें हमने भी मेजनी का कहानी देखा। तो ये 1815 तक का कहानी है। कौन से कंट्री का? तो कंट्री है आपका ये फ्रांस। फिर 1830 में फिर फ्रांस में चेंज होता है जिसको नाम दिया गया जुलाई रिवॉल्यूशन। 1830 में क्या होता है कि ये जो लुईस 18 वियना कांग्रेस में राजा बनता है, उस राजा को हटा करके उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति को राजा बनाया जाता है जिसका नाम है लुईस फिलिप। और लुईस फिलिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अकॉर्डिंग शासन करता है, मतलब फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग शासन होगा और राजा वैसे शासन करेगा। ये छोटा सा चेंजेस हुआ जिसको फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। लेकिन इस रिवॉल्यूशन के वजह से क्या हुआ कि यूरोप के दूसरे हिस्से में रिवॉल्यूशन फिर से शुरू हो गई 1830 के लगभग में। इसलिए मेटरनिक क्या बोलता है कि व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस छींकता है तो पूरी यूरोप को सर्दी जुकाम होने लगता है। ऐसा इसलिए कह रहा है कि फ्रांस में हल्का भी रिवॉल्यूशन का आग लगता है तो उसका इफेक्ट यूरोप के बाकी दूसरे राज्यों पे पड़ने लगता है और वो भी रिवॉल्यूशन चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेटरनिक ने ऐसा कहा, जिसके इसी रिवॉल्यूशन के इफेक्ट में एक एग्जांपल देखने को मिलता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, जिसके बारे में हम लोग बुक से देखते हैं तो अच्छा से और ज्यादा समझ में आएगा। ये बार बार ज्वाइन डिस्कनेक्ट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है खुद से। कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन किया क्या? नहीं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया जुलाई रिवॉल्यूशन, ये रहा आपका। देखिए ये आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाला पैराग्राफ है।
ये अब देखिए, इस पूरे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये ग्रीक का कहानी है। ग्रीक जो है ऑटोमन इंपायर के कंट्रोल में आता था। 15th सेंचुरी से यहाँ पे ऑटोमन इंपायर कंट्रोल किया हुआ था। यहाँ पे जब नेशनलिज्म स्प्रेड होने लगा तो यहाँ के लोगों ने स्ट्रगल शुरू किया और ग्रीक को आजाद करवाने के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया। मेन इनका स्ट्रगल शुरू हुआ था 1821 से। तो ग्रीक को आजाद करवाने में जो नेशनलिस्ट थे वो तीन तरह के थे। एक जो ग्रीक वहां पे रहते थे, दूसरे वो ग्रीक जिनको एक्साइल कर दिया गया, मतलब कंट्री से बाहर निकाल दिया गया, और तीसरे थे वेस्ट यूरोपियन। मतलब ग्रीक को आजाद करवाने में तीन तरह के लोगों का योगदान था। पहला लोग ग्रीक जिनका अपना देश है, दूसरा वो ग्रीक जिनको देश से बाहर निकाल दिया गया, और तीसरा वेस्ट यूरोपियन। तो बाकी दो तो समझ में आ रहा है, ये यूरोप वाले क्यों चाह रहे कि ग्रीक आजाद हो। तो इसका कारण था, वेस्ट यूरोपियन का सिंपैथी थी कि ग्रीक सबसे पुराना कल्चर, इसीलिए इसको आजाद होना चाहिए। तो पोएट्स, आर्टिस्ट जो थे अपने कहानियों में, अपनी कविताओं में ग्रीक को ओल्ड कल्चर बताते थे और कहते थे कि उसे भी आजाद होना चाहिए मुस्लिम एम्पायर से। जिसमें एग्जाम्पल भी है कि अंग्रेज एक पोएट था लॉर्ड बायरन, जो चंदा जमा कर करके, फंड जमा कर करके युद्ध में मदद किया करता था, जिसकी मौत 1824 में हो गई। और ये पूरा ग्रीक जो कंट्री है ये 1832 में एक ट्रीटी के साथ ग्रीक आजाद हुआ, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये जो कहानी यहाँ पे दिखा, ये कहानी ग्रीक की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि जब फ्रांस में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ तो उसका इफेक्ट दूसरे कंट्री पे पड़ा और दूसरा कंट्री इंडिपेंडेंट होने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। तो 1830 में ये चीजें हो गई, लेकिन बीच में मिडिल क्लास वालों ने एक और आइडिया को जनरेट कर दिया। अब दूसरा आइडिया का यहाँ पे नाम दिख रहा है रोमांटिक इमेजिनेशन। अब रोमांटिक इमेजिनेशन को थोड़ा हम बुक से भी देखेंगे, बट पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। रोमांटिसिज्म मतलब यहाँ पे पहले बिलीफ देखो। यूरोप के लोगों को लगता, बिलीव करते थे साइंस में, यूरोप के लोग बिलीव करते थे रीजन में, हर चीज में तर्क देते थे कि सही है कि गलत है। बट यहाँ पे तर्क नहीं, यहाँ पे लॉजिक के जगह पे कल्चर को सपोर्ट किया गया, मोरलिटी को सपोर्ट की गई। यहाँ पे पोएट्स लोग कहने लगे कि इट इज अ टाइप ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, मतलब नेशन को फील करने का एक तरीका, जिसमें लोग अपने कंट्री को सॉन्ग के माध्यम से, डांस के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से, या पेंट के माध्यम से, या प्रिंट के माध्यम से यदि देश को फील करने लगे, तो ऐसे फीलिंग को यहाँ पे कहा गया रोमांटिक इमेजिनेशन। तो जितने पॉइंट्स अभी हमने बोला उसको बुक से मिला लेते हैं। पहला हम बोले कल्चर, दूसरा हम बोले डांस, तीसरा बोल रहे हैं लैंग्वेज, चौथा बोल रहे हैं मान लो फॉकटेल्स या स्टोरीज। तो वो सारा का सारा केस ऑफ पोलैंड भी साथ में आ जाएगा। चलिए देखिए इसको, ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहला यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रिंट। ये एक प्रिंट है जिसका नाम है द मैसेकर एट चियोज, जिसको यूजीन डेलाक्रोइक्स ने 1824 में पब्लिश किया। इस प्रिंट में दिखाया गया कि 20,000 ग्रीक को क्या किया गया, मार दिया गया जब तुर्क ने अटैक किया। तो जिससे पूरे क्या हुआ, ग्रीक में भगदड़ मच गया। तो ये पेंटिंग्स जो है ये फीलिंग क्रिएट कर रहा है कि किस तरह से ग्रीक पे अत्याचार हुआ। तो ये फीलिंग जो क्रिएट हो रहा है ये रोमांटिक इमेजिनेशन है। उसी तरह से एक व्यक्ति है, जर्मन फिलोसफर है, नाम है जोहान गुटफ्राइड हर्डर, जिसने कहा कि यदि ट्रू नेशनलिज्म देखनी है जर्मन कल्चर में देखने को मिलेगा, जिसे दास बॉल कहते हैं। और इस व्यक्ति ने कंट्री को वोल्कगिस्ट कह के बुलाया कि जहां पे ट्रू स्पिरिट देखने को मिलेगा वैसे हम नेशन को वोल्कगिस्ट कहेंगे। तो यहाँ पेंट का एग्जाम्पल दिख गया, यहाँ पे कल्चर का एग्जाम्पल दिख गया। और टॉपिक क्या चल रहा है, टॉपिक आपका चल रहा है ये रोमांटिक इमेजिनेशन वाला टॉपिक चल रहा है। तो अब यहाँ पे है कि केस ऑफ पोलैंड में बाकी एग्जांपल देख लेंगे। जैसे सपोज दैट अगर मान लो हम पोलैंड का केस देखते हैं, तो पोलैंड 3 पार्ट में बटा हुआ था, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया में, जिससे सबसे पावरफुल था ये रशिया। रशिया चाहता था कि सारा पोलैंड वाला इनके कंट्रोल में रहे, तो पोलैंड वाला इस रशिया के अगेंस्ट आवाज उठाया। कैसे आवाज उठाया, तो म्यूजिक के माध्यम से, लैंग्वेज के माध्यम से। जैसे एग्जाम्पल फॉर कैरोल कुरपिंस्की एक म्यूजिशियन था जो ओपेरा म्यूजिक बजा बजा के लोगों को पोलिश कल्चर को क्रिएट करता था। इसके अलावा पोलैंड में फोक डांसेस चलती थी, पोलोनेज एंड मजूरका का, जो लोगों में नेशनलिज्म को क्रिएट करता था। उसी तरह से लैंग्वेज के रूप में ये लोग पोलिश लैंग्वेज यूज करते थे, मतलब रशिया के विरोध में पोलिश लैंग्वेज का यूज होता था। चाहे रशियन स्कूल चलाना हो या पोलिश स्कूल चलाना हो, चर्च में मीटिंग्स लगाना हो, सब में पोलिश लैंग्वेज, ताकि रशियन डोमिनेशन के अगेंस्ट फील हो सके लोगों की पोलैंड मेरा देश है। फिर स्टोरीज में ग्रिम ब्रदर्स का एग्जांपल है, वो फॉकटेल्स को प्रिंट करके फेरी टेल्स छाप दिया। तो अभी पूरा इस रोमांटिक इमेजिनेशन को एक वाइंड अप करते फिर से वापस, ये पूरा टॉपिक एक टॉपिक है। रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू द कल्चर।
थ्रू द लैंग्वेज, थ्रू द म्यूजिक, थ्रू द स्टोरीज। जिसमें एग्जाम्पल है पोलैंड का, तो पोलैंड में तीन चीजें देखने को मिली, डांस, म्यूजिक और लैंग्वेज। डांस में आ गया पोलोनेजन मजूरका का, म्यूजिक में आ गया ओपेरा और लैंग्वेज में आ गया पोलैंड। और यहाँ पे देखने को मिला कि पोलैंड ने रसिया के अगेंस्ट इसी फीलिंग का सहारा लिया आजाद होने के लिए। तो अब फिर से वापस फ्रांस पे चलते हैं। फ्रांस की कहानी 1830 तक अभी हम देख रहे थे कि लुइस फिलिप आया, वापस यहाँ देख रहे हैं 1848 में फिर से रिवॉल्यूशन हो रहा है। थोड़ा स्टॉप कर रहे हैं क्लास को, लगातार चल रहा है क्लास, जस्ट सेकेंड। पूरे कहानी को हम फिर से वापस से यहां तक आते हैं। बट अब क्या करते हैं ना कि जो उलझाया है कहानी को, इधर उधर की बातें करके, एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्री, न्यू मिडिल क्लास, लिबरलिज्म, जोल्बरीन, कंजर्वेटिज्म, बीच में आ गया ये नया टॉपिक, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नया टॉपिक, रोमांटिक इमेजिनेशन नया टॉपिक, ये सब हटा देते हैं तो सब फ्रांस का आ जाएगा कहानी। देखो फ्रांस का कहानी 1789 में शुरू हुआ, 1804 में नेपोलियन आया, वो खलबली मचा दिया, नेपोलियन का अंत हो गया। फिर नेपोलियन को हराया कंजर्वेटिज्म ने, बैटल ऑफ वाटरलू में, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ, फ्रांस फिर कंट्रोल में आ गया। फिर 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, बीच में ये हटाओ, जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ, लुइस फिलिप गद्दी पे आया और फिर उसका इफेक्ट ग्रीक वार में देखने को मिला। तो 1830 तक ये यहां से लेके, ये बीच में जो टॉपिक है वो अलग है, यहां से लेके यहां तक फ्रांस की कहानी है। और फिर इसी फ्रांस में हम देख रहे हैं कि जब फ्रांस में 1830 में रिवॉल्यूशन हो गया था, फिर रिवॉल्यूशन होता है 1848 में। यहां देखिए 1848 में वापस से रिवॉल्यूशन होता है। तो पहले 1848 में रिवॉल्यूशन में होता क्या है पहले वो समझते हैं, फिर इसका काउज देख लेंगे। 1848 में क्या होता है फ्रांस में कि वापस से नेशनल असेंबली शासन में आ जाता है। जैसे यहाँ 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो देखो यहाँ पे नेशनल असेंबली शासन में आया था, मोनार्कीज को खत्म करके, बीच में राजा अलग लोग आ गया, फिर बॉर्बन डायनेस्टी आ गया। तो ये नेशनल असेंबली वापस से आ जाता है फिर 1848 में। और ये नेशनल असेंबली तीन चेंजिंग करता है। पहला चेंजिंग करता है कि ये 21 साल से ऊपर सभी पुरुषों को वोटिंग राइट्स देता है। दूसरा चेंजिंग इस रिवॉल्यूशन में होता है कि पूरे कंट्री में राइट टू वर्क एक्ट पास किया जाता है। और तीसरा, पूरे कंट्री में वर्कशॉप लगाई जाती है ताकि सबको जॉब मिल सके। तो ये जो बदलाव हुआ, उस बदलाव को यहाँ पे 1848 का रिवॉल्यूशन कहा गया। तो 1830 और 1848 के बीच फ्रांस में ऐसा क्या क्या हुआ कि फिर से रिवॉल्यूशन हो गया? उसका कारण यहाँ पे हंगर और हार्डशिप के रूप में। हंगर हार्डशिप में क्या हुआ कि पूरे यूरोप की आबादी बढ़ गई। आप ये भी पैराग्राफ देख सकते हो, पूरे यूरोप की देखो यहाँ पे आबादी बढ़ रही है, यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ में पूरा यूरोप का आबादी इंक्रीज कर गया, पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज करने की वजह से बेरोजगारी आ गई, पॉपुलेशन की वजह से गांव छोड़ के लोग शहरों में जाके भरने लगे। छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स है शहरों में, उनका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि वो मशीन मेड से कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो था ये भी शायद डाउन हो गया था, वर्कशॉप धीरे धीरे मैकेनाइज्ड हो रही थी। ये आगे यहाँ पे दिया हुआ कि किसानों के ऊपर अब भी लोन था, फ्यूडल लोन था, फूड प्राइसेस का दाम बढ़ता जा रहा था, हार्वेस्ट जो था ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स फ्रांस में हो रहे थे। मेजर रूप से दो तीन याद रखो, पॉपुलेशन बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, लोग शहरों में जाने लगे, प्रोड्यूसर कंपटीशन करने लगे मशीन मेड गुड से, और किसानों के ऊपर अब भी कर्ज था। और इन सब चीजों के साथ साथ क्या हुआ, जब सरकार पे प्रेशर बना तो एक घटना हो गई 1845 में, जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है सिलेसिया इंसिडेंट, जिसका कहानी यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला पेज में। यहाँ पे सिलेसिया इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है विल्हेम वोल्फ। ये रहा विल्हेम वोल्फ, एक जर्नलिस्ट है। ये जर्नलिस्ट क्या एक्सप्लेन करता है कि सिलेसिया गांव है जहाँ पे 18,000 बेवर्स लोग रहते हैं, और ये बेवर्स जो थे इनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई थी। इनका जॉब जो था ना, मतलब इनका लो प्राइसेस गुड्स का कम मिलने लगा था। तो लगभग 4 जून 1845 का बात है, ये सारे बेवर्स जो थे वो क्या किए, कॉन्ट्रैक्टर के घरों की ओर गए इस डिमांड करने के लिए कि हमारा मजदूर बढ़ा दिए। कॉन्ट्रैक्टर मना किया, इन बेवर्स ने उन पर अटैक कर दिया, गोदाम लूट लिया, घर में तोड़फोड़ मचा दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर आर्मी बुला के इन पर शूटिंग करवा दिया, 11 लोग मरे, जिसको सिलेसिया इंसिडेंट का नाम दिया गया। इन्हीं सब का जब प्रेशर बना ना, तो जो 1830 में राजा था लुइस फिलिप, वो गद्दी छोड़ के भाग गया। और जब गद्दी खाली हो गया तो नेशनल असेंबली ने शासन अपने हाथों में ले लिया। तो ये यहाँ पे आके सिलेसिया इंसिडेंट तक आकर के फ्रांस की कहानी हो जाती है खत्म। अब फ्रांस का चर्चा ही नहीं है पूरे बुक में। तो ये जो टॉपिक अभी हम देख रहे हैं पूरा, ये पूरा का पूरा नेशनलिज्म इन यूरोप का वन बाय वन जो टॉपिक हम देख रहे हैं, पहले फ्रांस का कहानी एक सीरियलाइज कर दिए, फिर एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्री, जोल्बरीन लिबरलिज्म, या फिर इधर रिवोल्यूशनरी इमेजिनी, इधर रोमांटिक इमेजिनेशन, सब लेसन वाइज है।
बट उल्टा पुल्टा कहानी था। तो हमने उसको पढ़ाते वक्त सीरियल नंबर से भी पढ़ाया और यहाँ पे हम लेसन वाइज बना दिए कि लेसन 1 में क्या टॉपिक है, लेसन 2 में क्या है, लेसन 3 में क्या है। अब आपको कैसे समझ में आया कि हिस्ट्री से हम नंबर ला सकते हैं कि नहीं, 25 नंबर कैसे आएगा, 20 नंबर कैसे आएगा। तो हिस्ट्री में चैलेंजिंग क्या होता है, नाम। हिस्ट्री में चैलेंजिंग क्या होता है, डेट और ईयर। तो इसको याद नहीं करना, हम पिछले क्लास में बताया, याद नहीं करना है। इसको याद करना है 7 मार्च का जब एग्जाम के पहले गैपिंग मिलेगा ना 4-5 दिन, तो उस समय मैप वर्क रट जाना और ये रट जाना है। जैसे अभी पूरा चैप्टर से रिलेटेड हम चैप्टर नहीं देख रहे हैं, आप भी खुद क्या करो, चैप्टर मत देखो, कोई चीज मत देखो, ऐसे इमेजिन करो कि इस पूरे चैप्टर में कितने तरह के नाम आते हैं और उससे रिलेटेड घटनाएं क्या है। एग्जाम्पल फॉर मान लो फ्रेडरिक सॉरियो बोल रहे हैं, फिर उधर से आ गया आपका नेपोलियन आ गया, फिर हार्विंगर्स ऑफ लिबर्टी आ गया, उसके बाद आ जाएगा आपका लुइस फिलिप आ जाएगा, लुइस 18 आ जाएगा, और आगे बढ़ो, ड्यूक मेटरनिक आ जाएगा, अभी कोई ब्लैक रेक्स का नाम आया वो आएगा, जोहान गुड फ्राइडर हर्डर हो गया, विलियम वोल्फ हो गया, कैजर विलियम फर्स्ट हो गया, ऑटो वन बिस्मार्क हो गया, मैजनी हो गए। तो ऐसे करके सारे नाम आपको याद होने चाहिए। याद हुआ तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियरली बन जाएगा हिस्ट्री का, अगर ऑब्जेक्टिव आया तो ये रटने का काम अभी नहीं। अभी आपके सामने एक ही चैलेंज है कि जो टॉपिक यहाँ दिख रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक क्या कह रहा है, ये टॉपिक क्या कह रहा है, इतना बस पता होना चाहिए। नाम याद रहेगा या नहीं रहेगा, अगर इतना हो रहा है तो मतलब आपका चैप्टर स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांग हो गया नंबर आ जाएगा। तो फ्रांस की कहानी तो यहाँ तक हो गई खत्म। तो फ्रांस का कहानी खत्म हो रहा है 1848 में। अब क्या हुआ, यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी टर्निंग पॉइंट लेता है। होता क्या है पूरे यूरोप में कि फ्रांस में जो बदलाव हुआ 1848 तक, तो फ्रांस का देखा देखी जो यूरोप के दूसरे कंट्री थे, जैसे दूसरे कंट्री का एग्जांपल देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे दूसरे कंट्री का एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इटली है, जर्मनी है, पोलैंड है, ऑस्ट्रो हंगेरियन इंपायर है। तो यहाँ पे जो भी मिडिल क्लास थे, लिबरल मिडिल क्लास थे, वो क्या करने लगे, वो भी चाहने लगे कि उनके कंट्री में भी फ्रांस के जैसा बदलाव हो। तो इन लोगों ने अपने अपने कंट्री में, मतलब जर्मनी के लोग अपने कंट्री में, इटली के लोग अपने कंट्री में, पोलैंड के लोग अपने कंट्री में, अपने सरकार के सामने डिमांड रख दी है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, जिसमें उनको 3 मेजर डिमांड था। पहला था कि हमको एक सरकार बनाओ, एक राज्य बनाओ जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल को फॉलो करे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस की आजादी हो और एसोसिएशन बनाने की आजादी हो। मतलब ये कौन लोग कर रहे हैं, फ्रांस को छोड़ करके जो दूसरा कंट्री है ना, उसके मिडिल क्लास वाले ये तांडव कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में ये सारे बदलाव कीजिए। तो ये जो बदलाव का डिमांड हो रहा है फ्रांस को छोड़ के दूसरे कंट्री में, इसी को नाम दिया गया द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल, जिसका पहला एग्जांपल यहां देखने को मिला फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये क्या है। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला पैराग्राफ जर्मनी से रिलेटेड है, प्रशिया से रिलेटेड है, और फ्रांस को छोड़ के दूसरे कंट्री का कहानी इसमें दिया हुआ है। इसमें क्या दिखा रहा है कि मिडिल क्लास, जो जर्मन रीजन में रहने वाले लोग थे, वो मिडिल क्लास इकट्ठा हुए। उन्होंने क्या किया, जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा। टोटल 831 रिप्रेजेंटेटिव आए 18 में 1848 को। कहां पे आए भाई, तो फ्रैंकफर्ट शहर में आए, और जिस चर्च में ये इकट्ठा हुए चर्च का नाम था सेंट पॉल। इन्होंने डिसाइड किया कि अगर ये सफल हुआ तो हम एक व्यक्ति को राजा भी बनाएंगे। फ्रेडरिक विलियम फोर को इनवाइट भी किया, जो प्रशिया का राजा था, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया और मोनार्क से मिलकर के आर्मी को लेके आया और ये पूरा का पूरा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को भंग कर दिया और ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो गया कैंसिल। लेकिन हाँ, इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एग्जांपल देखने को मिला कि मिडिल क्लास वाले भी अब चाह रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी फ्रांस जैसा बदलाव हो। ये कहानी में टर्निंग पॉइंट था पूरे यूरोप का कहानी में 1848 का। अब यहाँ फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल होने के बाद कंजर्वेटिव्स को एक बात समझ में आ गई कि बार बार रिवॉल्यूशन हो रहा है, बार बार रिवॉल्यूशन दबा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि रिवॉल्यूशन करने में ही हेल्प कर दो। यानी अब क्या हो गया कि जो कंजर्वेटिव था उन्होंने माइंड सेटअप कर लिया कि जो मिडिल क्लास वाले डिमांड कर रहे हैं वही काम हम लोग खुद ही कर दो, तो हमारा पोजीशन भी रह जाएगा और नेशन भी बन जाएगा। इसीलिए तीनों जो कंट्री का यूनिफिकेशन है, इटली और जर्मनी का, ब्रिटेन का नहीं, जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन है, उसको मिडिल क्लास वालों ने नहीं किया फ्रांस की तरह, बल्कि उन कंजर्वेटिव्स ने किया जो मिडिल क्लास के अगेंस्ट थे। जैसे बिस्मार्क, वो मिनिस्टर था तो ये कंजर्वेटिव था। काइजर विलियम फेस्ट कंजर्वेटिव था। विक्टर एमानुएल टू इटली का कंजर्वेटिव था। इन लोगों ने पूरे नेशन को यूनाइट करके उसको नेशन का नाम दे दिया। तो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इफेक्ट के रूप में ये सब देखने को मिल रहा है। अच्छा, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के समय में औरतों का क्या रोल था, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में कहा गया कि ये सिर्फ दर्शक थे, लेकिन अगर पूरे यूरोप की कहानी देखी जाए औरतों का, तो औरतें देखो क्या क्या कर रही हैं।
बुक इसलिए ला रहे हैं बार बार कि हम लिख नहीं रहे, तो यहीं से दिखा दे रहे हैं। औरतों ने क्या किया, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया, औरतों ने न्यूज़पेपर भी फाउंड किया, औरतों ने सारे मीटिंग्स में, डेमोन्स्ट्रेशन में पब्लिकली भाग भी लिया। लेकिन जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था तो औरतों को पैसिव सिटीजन के लिस्ट में रखा गया, उनको वोटिंग तक का अधिकार नहीं मिला। और ये जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का चर्च में जब गैदरिंग लग रहा है तो औरतों को यहाँ पे गैलरी में चुपचाप बैठा दिया जा रहा है, सिर्फ दर्शक के रूप में। तो ये औरतों का जो पॉलिटिकल डिमांड था, औरतों का जो मूवमेंट में रोल था, वो ये एक्सप्लेन करता है पैराग्राफ। और औरतों का देख रहे हैं कि औरतों का स्ट्रगल कंटिन्यू अलग से ही चल रहा है पुरुषों के कंपैरिजन में। तो ये आपका कौन सा लेसन था, लेसन 3, जो लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ वुमेन से रिलेटेड, ये खत्म हो जाता है। लेसन 4 में यूनिफिकेशन है, जिसमें हमने आपको बोला कि इससे रिलेटेड नाम याद होने चाहिए। हम आज फिर रिपीट कर दे रहे हैं। पहला नाम है, अगर हम मान लीजिए जर्मनी में आते हैं तो जंकर्स, ऑटो वन बिस्मार्क, काइजर विलियम फर्स्ट, ईयर है यहाँ पे 18 जनवरी 1871, हॉल ऑफ मिरर, पैलेस ऑफ वर्साई, ये मेजर नाम है। अच्छा, फ्रांस, डेनमार्क और प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये 3 कंट्री है जिसके साथ बिस्मार्क युद्ध किया था। ये जर्मनी की कहानी है। जब हम इटली में आते हैं तो इटली में 7 स्टेट है। नॉर्दर्न स्टेट का हैब्सबर्ग एम्पायर, साउदर्न स्टेट पे बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन, फिर सेंट्रल पे रोम हो गया, फिर उसके बाद मेजनी, उसके बाद विक्टर एमानुएल II, सार्डिनिया, पिडमोंट, काउंट केबर, गैरिबाल्डी 1861 का कहानी, और ला टालिया, वो सब जो लोगों में, गैरिबाल्डी के किसानों में रोमांटिक इमेजिनेशन को जगाता है। जब हम ब्रिटेन में आ रहे हैं तो यहाँ भी पहला इंग्लिश, दूसरा स्कॉट और तीसरा आयरिश, स्कॉट, आयरिश और वेल्स। फिर उसके बाद 1688 मोनार्कीज, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज, उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का, फिर स्कॉटलैंड को जबरदस्ती मर्ज करना, फिर 1798 का वोल्फटाउन का रिवोल्ट, 1801 में जबरदस्ती आयरलैंड को मर्ज करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना देना, फिर उसके बाद यूनियन जैक, गॉड सेव्स आवर नोबल किंग और लैंग्वेज इंग्लिश। ये जो अब जितने भी वर्ड हम बोले बिना किसी चीज को देखे, ये आपको भी याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो यूनिफिकेशन आपको याद है, और ये तो रटना है। हम कई बार बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें से एक क्वेश्चन तो रहता है हर साल, तो रट जाना है ये। लेकिन रटने का काम अभी नहीं, अभी समझने का काम, रटने का काम। सारा एग्जाम बढ़िया से दे दो, फुर्सत पा जाओ, जब SST आने वाला हो तो जो जो रटने वाला उसको जमा करते जाओ कि ये रटना है, उसको उस समय एकदम रट जाना है, पूरा दिमाग लगा देना उसमें। अब जब हम लेसन 5 में जा रहे हैं तो ये तो इजी टॉपिक है, एलेगोरी। तो एलेगोरी क्या होता है भाई, यहाँ एलेगोरी के बारे में दिया हुआ है कि एलेगोरी किसे कहते हैं, कोई आइडिया जब किसी पर्सन या किसी चीज के माध्यम से एक्सप्रेस किया जाए तो उसे एलेगोरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल फॉर यहाँ जर्मेनिया दिख रही है, एलेगोरी में हमेशा फीमेल फिगर ही ली जा रही है। क्यों ली जा रही है भाई, कि फीमेल फिगर जो होता है वो रियल नहीं है, वो नेशन को पर्टिफाई करने के लिए बस औरत को लिया जा रहा है ताकि औरत का स्टेटस हाई हो सके। तो यहाँ पे 2-3 एलेगोरी का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पे देखिए मैरियन फ्रांस की, जिसका आइडेंटिटी दिया हुआ है कि ये लिबर्टी को सिंबलाइज करके रेड कैप पहन रहे हैं, ट्री कलर पहन रहे हैं, कोकेट ट्री का कोई पत्ता होता है वो पहन रही है। फिर जर्मेनिया का वैसे दिया हुआ है, उसका भी आइडेंटिटी। इसके अलावा एलेगोरी के अलावा बहुत सारे सिंबल भी इस्तेमाल किया गया जो अगले फेज में आप 9th में पढ़े थे। ये रहा सिंबल, ब्रोकन चैन का मतलब फ्री हो जाना, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल का मतलब ये होता है, क्रॉन ऑफ लीव्स मतलब ये होता है। तो ये भी मीनिंग्स है। इसके अलावा ये सारे फिगर्स जो हैं ये सब एलेगोरी के फिगर्स को ही शो कर रहा है। अब लास्ट टॉपिक जो आता है वो है इंपीरियलिज्म का। तो यहाँ पे लेसन 6 में 2 ही वर्ड है, एक इंपीरियलिज्म और बाल्कन। शॉर्ट में इसको समझिए। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है एक्सपैंडिंग ऑफ बाउंड्री, अपने बाउंड्री का आकार बढ़ाना, दूसरे के बाउंड्री पे अटैक करके उसको अपने कंट्री में मर्ज कर लेना। ऐसा कोई करता है तो वो इंपीरियलिज्म है। और इस तरह के फीलिंग की शुरुआत हो गई थी बाल्कन से। तो बाल्कन क्या है, बाल्कन एक बहुत बड़ा राज्य था उस समय यूरोप में जो इंडिपेंडेंट नहीं था, जिसमें 9-10 राज्य आते थे, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो। और इन सब में रहने वाले जो लोग थे उनको स्लाव्स कहा जाता था। और इस पूरे एम्पायर, इस पूरे क्षेत्र पे कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर का। तो ये बाल्कन वाले लोग कहते थे कि हम स्वतंत्र थे, हमको ऑटोमन एम्पायर वाला पहले क्या किया, गुलाम बना लिया। तो जब यूरोप में नेशनलिज्म चलने लगी ना पूरे यूरोप के अंदर, तो ये सब भी अपना स्ट्रगल करके ऑटोमन एम्पायर से एक एक करके स्वतंत्र होने लगे। लेकिन समस्या कब खड़ी हो गई कि ये लोग आपस में ही लड़ने लगा। आपस में लड़ने लगा इस बात से कि अगर ये दोनों एक दूसरे को हराते तो एक का कंट्री का आकार, बाउंड्री का आकार बढ़ जाएगा। तो यही से इंपीरियलिज्म की शुरुआत हुई और इसमें बढ़ावा देने का काम कर दिया ये यूरोपियन पावर वाले लोग। यूरोपियन, जर्मनी, इंग्लैंड इसमें इन्वॉल्व हुआ और उसने क्या किया,
एक दूसरे के अगेंस्ट सपोर्ट करके आपस में लड़वा दिया, जिससे वर्ल्ड वार का रूप क्रिएट हो गया। तो बाल्कन रीजन में पॉइंट क्या है, बाल्कन रीजन में पॉइंट की जो भी यहाँ पे स्टेट है वो आपस में इस बात से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से जलन कर रहे हैं कि वो अपना बाउंड्री को बढ़ाना चाह रहे हैं, और जैसे अपना बाउंड्री को बढ़ाना चाह रहे हैं मतलब यही तो इंपेरियलिज्म है। और ये ज्यादा टेंशन कब हो गया, जब यूरोपियन शक्ति, यूरोपियन पावर्स जो जर्मनी ऑस्ट्रिया थी, वो जब इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो युद्ध का रूप ले लेता है, जो अंत में जाकर के वर्ल्ड वार फर्स्ट के रूप में सामने आता है। तो ये लेसन जो अभी था